हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर क्लास। आज हम स्टार्ट करें एनसीईआरटी पॉलिटी क्लास 11 का चैप्टर 7 संघवाद यानी कि फेडरलिज्म। अब हम बात करते हैं इसके परिचय की। इस अध्याय में भारत के राजनीतिक मानचित्र 1947 से 2017 को देखिए। उनमें आपको काफ़ी परिवर्तन दिखाई देगा। राज्यों की सीमाएं और नाम बदल दिए गए हैं। राज्यों की संख्या में भी अंतर आ गया है। आज़ादी के समय अपने देश में अधिकांश प्रांत ऐसे थे जिन्हें अंग्रेजों ने महज प्रशासनिक सुविधा के लिए गठित किया था। फिर कुछ देसी रियासतों को स्वतंत्र भारत में विलय किया गया। इन देसी रियासतों को प्रांतों से जोड़ दिया गया। इसे आप 1947 के मानचित्र में देख सकते हैं। तब से लेकर आज तक राज्यों की सीमाएं कई बार बदल चुकी हैं। इस अवधि में न केवल राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन हुआ, बल्कि कुछ राज्यों की जनता की इच्छा के अनुरूप उनके नाम भी बदल दिए गए। जैसे मैसूर का नाम कर्नाटक तथा मद्रास का नाम तमिलनाडु हो गया है। यह मानचित्र 70 वर्षों में वे परिवर्तनों को दिखाते हैं। एक तरह से नक्शे हमसे भारत में संघवाद के कामकाज की कहानी कहते हैं। इस अध्याय से आपको क्या सीखने को मिलेगा, जैसे कि संघवाद क्या है, भारतीय संविधान के संघीय व्यवस्था संबंधी प्रावधान क्या है, केंद्र और राज्यों के संबंध से जुड़े मुद्दे और विशेष किस्म की बुनावट और ऐतिहासिक विशेषता वाले कुछ राज्यों के लिए निर्धारित विशिष्ट प्रावधान क्या है। यहाँ पर आप भारत का 1947 का मैप देख सकते हैं। और यहाँ पर वर्तमान मैप। अब हम बात करते हैं आखिर संघवाद है क्या। सोवियत संघ विश्व की एक महाशक्ति था, पर 1989 के बाद वो अनेक स्वतंत्र देशों में बट गया। इनमें से कुछ ने मिलकर स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रमंडल बना लिया। सोवियत संघ के विघटन के प्रमुख कारण महाशक्तियों का जमाव और अत्यधिक केंद्रीकरण की प्रवृत्तियां थी। इसके अलावा उज्बेकिस्तान जैसे विभिन्न भाषा और संस्कृति वाले क्षेत्रों पर रूस के आधिपत्य ने भी विघटन को बढ़ावा दिया था। कुछ अन्य राज्यों जैसे कि चेकोस्लोवाकिया एंड यूगोस्लाविया और पाकिस्तान को भी अपने देश का विभाजन देखना पड़ा था। कनाडा में भी अंग्रेजी भाषी और फ्रेंच भाषी क्षेत्रों के आधार पर विभाजन की संभावना बढ़ गई थी। भारत के लिए क्या ये महान उपलब्धि नहीं कि 1947 के दुखद विभाजन और स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में पिछले 7 दशकों से वो अपना अखंड तथा स्वतंत्र अस्तित्व बनाए हुए है। आखिर इस उपलब्धि का आधार क्या है? क्या हम कह सकते हैं कि इसका काफ़ी कुछ श्रेय भारतीय संविधान द्वारा अंगीकृत संघीय व्यवस्था को जाता है। वेस्ट इंडीज़ का संघवाद जानते हैं हम पहले, लेकिन उससे पहले थोड़ा भारत के संविधान की बात करते हैं। जैसा हमारा संविधान है उसमें भारत के लिए यूज किया गया है पहले आर्टिकल में कि भारत है वो राज्यों का एक यूनियन है। यहाँ पर फेडरल वर्ड यूज़ नहीं किया गया है, क्योंकि ये जो भारत है वो किसी समझौते का परिणाम नहीं है। यानी कि जैसे यूएसए में हुआ था कि जो 50 राज्य थे उन्होंने मिलकर के एक केंद्र बनाया था, आपस में मिलकर के एक समझौते के तौर। ऐसी व्यवस्था भारत में नहीं है, इसीलिए यहाँ पर फेडरल यूज नहीं किया गया। एंड दूसरा इसलिए क्योंकि जैसे यूएसएसआर है यानी कि पूर्वी सोवियत संघ है जो रूस का, तो मतलब उसका जैसे पहले क्या होता था कि उसके जो अन्य राज्य थे वो उससे अलग होकर के एक स्वतंत्र शक्ति के रूप में स्थापित हुए। लेकिन भारत में ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है, इसलिए भी भारत में फेडरल यूज न करके यूनियन ऑफ स्टेट लिखा गया था। अब हम बात करते हैं जरा वेस्ट इंडीज़ में संघवाद की। आपने वेस्ट इंडीज़ की क्रिकेट टीम के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या वेस्ट इंडीज़ नाम का कोई देश भी है? भारत की ही तरह वेस्ट इंडीज़ भी अंग्रेजों का उपनिवेश था। 1958 में वेस्ट इंडीज संघ फेडरेशन ऑफ वेस्ट इंडीज़ का जन्म हुआ। इसकी केंद्रीय सरकार कमजोर थी और प्रत्येक संघीय इकाई की अपनी एक स्वतंत्र अर्थव्यवस्था थी। इस वजह से और अन्य संघीय इकाइयों में राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के कारण 1962 में इस संघ को भंग कर दिया गया। बाद में 1973 की चुगुआरामस संधि के द्वारा इन स्वतंत्र प्रायद्वीपों ने एक साझी संसद, सर्वोच्च न्यायालय, मुद्रा और कैरिबियन समुदाय नामक साझा बाजार जैसी संयुक्त संस्थाओं का निर्माण किया। कैरिबियन समुदाय की एक साझी कार्यपालिका भी है और सदस्य देशों की सरकारों के प्रधान उस कार्यपालिका के सदस्य हैं। इस प्रकार वहाँ की इकाइयाँ न तो एक देश के रूप में रह सकी और न ही वे अलग अलग रह सकी। ऊपर जिन देशों का उल्लेख किया गया है वे सभी संघीय राज्य थे, पर वे एकजुट न रह सके। इससे लगता है कि संघीय संविधान अपनाने के साथ साथ संघीय व्यवस्था की प्रकृति और व्यवहार भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। भारतीय भूभाग एक महाद्वीप की तरह विशाल और अनेक विविधताओं से भरा है। यहाँ 20 प्रमुख और सैकड़ों अन्य छोटी भाषाएं हैं। यहाँ अनेक धर्मों के मानने वाले
लोग निवास करते हैं। जैसे आपको पता होगा, जैसे छोटी भाषा एंड बड़ी भाषाओं में आपको पता होगा हर क्षेत्र की, हर राज्य की अपनी एक भाषा है। लाइक जैसे गुजरात में गुजराती बोलते हैं, राजस्थान में राजस्थानी, पंजाब में पंजाबी, कर्नाटक में जाओगे वहाँ पे आपको कन्नड़ सुनने को मिलेगी, केरला में जाओगे वहाँ पे मलयालम देखने को मिलेगी। और अनेक धर्म जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, बौद्ध आदि प्रकार के धर्म यहाँ पर निवास करते हैं। देश के विभिन्न भाग में करोड़ों आदिवासी निवास करते हैं। जैसे आपको पता होगा हर एक राज्य में कोई ना कोई आदिवासी रहता है। इन विविधताओं के बावजूद हम एक साझी जमीन पर रहते हैं और हमारा एक साझा इतिहास भी रहा है, खासकर उन दिनों का जब हम आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे। हमारे बीच दूसरी कई समानताएं हैं। इसी कारण हमारे जो राष्ट्रीय नेता हैं उन्होंने भारत को विविधता में एकता के रूप में परिभाषित किया है। कभी कभार इसे विविधताओं के साथ एकता की संज्ञा भी दी जाती है। संघवाद में कोई ऐसे निश्चित और कठोर सिद्धांत नहीं होते जो प्रत्येक ऐतिहासिक परिस्थितियों में समान रूप से लागू हों। शासन के सिद्धांत के रूप में संघवाद विभिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न स्वरूप ग्रहण करता है। संघीय राज्य की शुरुआत अमेरिका से हुई, लेकिन वह जर्मनी और भारतीय संघवाद से थोड़ा अलग है। फिर भी संघवाद की कुछ मूल अवधारणाएं और विचार अवश्य हैं। तो निश्चित रूप से संघवाद एक संस्थागत प्रणाली है जो दो प्रकार की राजनीतिक व्यवस्थाओं को समाहित करती है। इसमें एक प्रांतीय स्तर की होती है और दूसरी होती है केंद्र स्तर की। प्रत्येक सरकार अपने क्षेत्र में स्वायत्त होती है और कुछ संघीय देशों में दोहरी नागरिकता की व्यवस्था होती है। भारत में केवल एकल नागरिकता है। जैसे आपको दोहरी नागरिकता का जो प्रावधान मिलेगा वो अमेरिका में आप एग्जाम्पल रख सकते हो, और भारत में सिर्फ एकल नागरिकता है। आप कई बार देखते होंगे आते जाते कुछ स्थानों पर ग्रीन बोर्ड लगे होते हैं जो रोड के किनारे, उसमें लिखा होता है फलानी जगहों के नागरिक आपका स्वागत करते हैं। तो कहीं ना कहीं वो गलत है, क्योंकि भारत में नागरिकता केवल भारतीय होने की है, ना कि किसी भी क्षेत्र की। आप वहाँ पर निवासी यूज कर सकते हो लेकिन नागरिक यूज नहीं कर सकते हो संवैधानिक तौर पर। इस प्रकार लोगों की दोहरी पहचान और निष्ठाएं होती है, वे अपने क्षेत्र के भी होते हैं और राष्ट्र के भी। जैसे हम में से कोई गुजराती या झारखंडी होने के साथ साथ भारतीय भी होता है। प्रत्येक स्तर की राजनीतिक व्यवस्था की कुछ विशेष शक्तियां और उत्तरदायित्व होते हैं तथा वहाँ एक अलग सरकार भी होती है। दोहरे शासन की विस्तृत रूपरेखा अमूमन एक लिखित संविधान में मौजूद होती है। यह संविधान सर्वोच्च होता है और दोनों सरकारों की शक्तियों का स्रोत भी। राष्ट्रीय महत्व के विषयों जैसे प्रतिरक्षा और मुद्रा का उत्तरदायित्व संघीय या केंद्रीय सरकार का होता है। क्षेत्रीय या स्थानीय महत्व के विषयों पर प्रांतीय राज्य सरकारें जवाबदेह होती है। केंद्र और राज्यों के मध्य किसी टकराव को रोकने के लिए एक स्वतंत्र न्यायपालिका भी होती है, जिसे आप कहते हो फेडरल कोर्ट, जो संघर्षों का समाधान करती है। आपको पता होगा भारत में केवल एकल न्यायपालिका, यानी कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वही हमारा फेडरल कोर्ट भी है। न्यायपालिका को केंद्रीय सरकार और राज्यों के बीच शक्ति के बंटवारे के संबंध में उठने वाले कानूनी विवादों को हल करने का अधिकार होता है। संघवाद के वास्तविक कामकाज का निर्धारण राजनीति, संस्कृति, विचारधारा और इतिहास की वास्तविकताओं से होता है। आपसी विश्वास, सहयोग, सम्मान और संयम की संस्कृति हो तो संघवाद का कामकाज आसानी से चलता है। राजनीतिक दलों के व्यवहार से भी ये तय होता है कि संविधान किस रास्ते चलेगा। यदि कोई इकाई या प्रांत, भाषाई समुदाय या विचारधारा पूरे संघ पर हावी हो जाए तो दबदबा कायम करने वाली ताकत के साथ जो इकाइयाँ या लोग नहीं है उनमें विरोध पनपता है। जैसे आपको पता है, अगर हम कोई एक कम्युनिटी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं या फिर सारे अधिकार किसी एक कम्युनिटी के, और बी जो कम्युनिटी है उसके सारे अधिकारों का हनन हो रहा है, कहीं ना कहीं उसको शिक्षा से भी वंचित किया जा रहा है, स्वास्थ्य से वंचित किया जा रहा है, या फिर उसकी कुछ डिमांड्स उनको पालन नहीं किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं जो बी कम्युनिटी है वो विरोध करेगी। ऐसी स्थिति में नाराज इकाइयाँ अपने अलग होने की मांग उठा सकती है, नौबत गृह युद्ध तक आ सकती है। बहुत से देशों में इसका अनुभव से गुजरना पड़ा। जैसे आप नॉर्मल भी देखें, जब मतलब 1909 में अंग्रेजों ने एक सांप्रदायिक निर्वाचन का कीड़ा बोया था, तो कहीं ना कहीं जो मुस्लिम लीग थी उनके मन में आ गया था कि हमें अगर मतलब राजनीतिक इकाई के तौर पर स्वीकार नहीं किया गया तो क्या होगा, भारत में हमारा कैसा होगा। ये सारा था 1909 का कीड़ा। तो उनके मन में कहीं ना कहीं ये डाल दिया गया था कि आप भारतीयों से अलग हो, यहाँ पर आपके अधिकारों का हनन होगा, डिमका फलाना डिमकाना टाइप की चीज़ें। तो फिर इसमें क्या किया गया था, उन्होंने अलग पाकिस्तान की मांग शुरू कर ली थी। वहीं से ये चीज़ आई थी, क्योंकि मतलब जो ब्रिटिश थे उन्होंने कहीं ना कहीं जो मुस्लिम लीग है उनके दिमाग में ये चीज़ डाल दी थी कि आप भारतीयों से अलग हो। अब हम बात करते हैं नाइजीरिया में संघवाद की।
यदि किसी देश के विभिन्न क्षेत्र और समुदाय एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते तो वहाँ संघीय व्यवस्था भी एकता लाने में असफल होगी। इसे नाइजीरिया के उदाहरण से समझा जा सकता है। 1914 तक उत्तरी नाइजीरिया और दक्षिणी नाइजीरिया ब्रिटेन के दो उपनिवेश थे। 1950 में इबादान संवैधानिक सम्मेलन में नाइजीरिया के नेताओं ने एक संघीय संविधान बनाने का निर्णय लिया। नाइजीरिया की तीन बड़ी जातीयताएं इरुबा, इबो और हाउसा फुलानी हैं। इनके नियंत्रण में क्रमशः देश के तीन क्षेत्र पश्चिम, पूर्व और उत्तर थे। इन क्षेत्रों पर इनका अपना अपना नियंत्रण था। इनके द्वारा अन्य क्षेत्रों में अपना प्रभाव बढ़ाने के प्रयास से भय और संघर्ष का माहौल बना। इससे वहां एक सैनिक शासन की स्थापना हुई। 1960 के संविधान में केंद्र और प्रांतीय सरकारें संयुक्त रूप से नाइजीरिया की पुलिस का नियंत्रण करती थी। 1989 के सैनिक संविधान के अंतर्गत किसी भी राज्य को सिविल पुलिस रखने का अधिकार नहीं था। हालांकि 1999 में नाइजीरिया में लोकतंत्र की दोबारा बहाली हुई, लेकिन धार्मिक विभेद बने रहे। नाइजीरियाई संघ के सामने समस्या भी बनी रही कि तेल संसाधन से प्राप्त राजस्व पर किसका नियंत्रण होगा। इस प्रकार नाइजीरिया की विभिन्न संघीय इकाइयों के बीच धार्मिक, जातीय और आर्थिक मतभेद बरकरार हैं। अब हम बात करते हैं भारतीय संविधान में संघवाद की। आज़ादी से पहले ही राष्ट्रीय आंदोलन के अनेक नेता इस विषय पर सहमत थे कि भारत जैसे विशाल देश पर शासन करने के लिए शक्तियों को प्रांतीय और केंद्रीय सरकारों के बीच बांटना जरूरी होगा। आपको पता होगा अनुसूची 7 है जो भारत में संविधान के अंतर्गत, उसमें शक्तियों को 3 प्रकार से बांटा गया है। केंद्र सूची में केंद्र से संबंधित विषय, राज्य सूची में राज्य से संबंधित विषय, और एक और सूची आती है समवर्ती सूची, यानी कि इसमें सेंटर और स्टेट के बीच में शक्तियों का बंटवारा, मतलब दोनों ही इस चीज़ से रिलेटेड किसी भी विषय पर कानून बना सकते हैं। ये बात इसमें की गई है। विभिन्न क्षेत्रों और भाषा भाषी लोगों की सत्ता में सहभागिता भी करनी थी तथा इन क्षेत्रों के लोगों को स्वशासन का अवसर भी मिलना चाहिए था। स्वशासन का आपको पता होगा, यानी कि पंचायत, यानी कि अनुसूची 11 और 12, संविधान के भाग 9 और 9 को, इसमें स्वशासन की बात की गई है। और स्वशासन में जो 9 और 9 को है उसमें भी स्थानीय स्वशासन की बात की गई है। इसमें जो अनुसूची 11 और 12 में भी मेंशन है। अगर हमारी मंशा लोकतांत्रिक शासन स्थापित करने की थी तो इन बातों को लागू करना अपरिहार्य था। प्रश्न केवल ये था कि क्षेत्रीय सरकारों को कितना अधिकार प्रदान किया जाए। मुस्लिम लीग द्वारा मुसलमानों को ज़्यादा प्रतिनिधित्व देने के आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में विभाजन के पूर्व एक समझौता फॉर्मूले पर चर्चा हुई थी, जिसके अनुसार क्षेत्रीय सरकारों को काफ़ी ज़्यादा अधिकार देने का प्रस्ताव आया। पर भारत के विभाजन का निर्णय होने पर संविधान सभा ने ऐसी सरकार के गठन का निर्णय लिया जो केंद्र और राज्यों के आपसी सहयोग और एकता तथा राज्यों के लिए अलग अधिकार के सिद्धांतों पर आधारित हो। भारतीय संविधान द्वारा अंगीकृत संघीय व्यवस्था का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्धांत यह है कि केंद्र और राज्यों के बीच संबंध सहयोग पर आधारित होगा। इस प्रकार विविधता को मान्यता देने के साथ ही संविधान एकता पर भी बल देता है। मिसाल के तौर पर आप इस बात से वाकिफ होंगे कि भारत के संविधान के अंग्रेजी संस्करण में फेडरेशन शब्द नहीं बल्कि यूनियन शब्द का प्रयोग किया है, जो कि आपको आर्टिकल 1 में भी देखने को मिलेगा। हालांकि हिंदी भाषा में फेडरेशन और यूनियन दोनों के लिए ही संघ शब्द का प्रयोग होता है, लेकिन संविधान भारत का वर्णन इन शब्दों में करता है। जैसे आर्टिकल 1 है, उसका जो फर्स्ट क्लॉज है वो बात करता है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ या फिर यूनियन होगा। जो उसका सेकंड क्लॉज है वो बात करता है राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में निर्दिष्ट है। पहले क्षेत्र में आपको पता होगा जो पहली अनुसूची है उसमें बात होती है भारत संघ और उसके क्षेत्र के बारे में। अब हम बात करते हैं शक्ति विभाजन की। भारत के संविधान में 2 तरह की सरकारों की बात मानी गई है। एक संपूर्ण राष्ट्र के लिए जिसे संघीय सरकार कहते हैं या केंद्रीय सरकार कहते हैं, और दूसरी प्रत्येक प्रांतीय इकाई या राज्य के लिए जिसे राज्य सरकार कहते हैं। ये दोनों ही संवैधानिक सरकार है, यानी कि इनके बारे में संविधान में मेंशन है और इनके स्पष्ट कार्य क्षेत्र भी हैं। यदि कभी विवाद हो जाए तो कौन सी शक्तियाँ केंद्र के पास है और कौन सी राज्यों के पास, तो इसका निर्णय करती है न्यायपालिका, वो भी संवैधानिक प्रावधानों के आधार पर। संविधान इस बात की स्पष्ट व्यवस्था करता है कि कौन कौन सी शक्तियां केवल केंद्र सरकार को प्राप्त होंगी और कौन कौन सी केवल राज्यों को। शक्ति विभाजन का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि संविधान ने आर्थिक और वित्तीय शक्तियां केंद्रीय सरकार के हाथ में सौंपी है। राज्यों के उत्तरदायित्व तो बहुत अधिक है पर आय के साधन कम है।
यहाँ पर आप ये चार्ट देख सकते हैं। तो जो भारत का संविधान है इसमें 3 प्रकार की सूची है अनुसूची 7 के तहत। इसमें पहले संघ सूची है जिसमें कि कुछ विषय शामिल हैं, जैसे प्रतिरक्षा, परमाणविक ऊर्जा, विदेश मामले, युद्ध और शांति, बैंकिंग, रेलवे, डाक और तार, वायु सेवा, बंदरगाह, विदेश व्यापार, मुद्रा। इन विषयों पर सिर्फ और सिर्फ केंद्र विधायी का ही कानून बना सकता है। इसके अलावा जो राज्य सूची है उसमें शामिल विषय हैं जैसे कृषि, पुलिस, जेल खाना, स्थानीय शासन, सार्वजनिक स्वास्थ्य, भूमि, शराब, वाणिज्यिक व्यापार, पशुपालन, प्रादेशिक लोक सेवा। आमतौर पर इन विषयों पर सिर्फ प्रांतीय विधायिका ही कानून बना सकती है। इसके अलावा एक और होती है समवर्ती सूची। इसमें शामिल विषय हैं शिक्षा, कृषि भूमि के अतिरिक्त किसी अन्य संपदा का हस्तांतरण, वन, मजदूर संघ, सामानों में मिलावट, गोद लेना और उत्तराधिकार। तो इसमें केंद्र और प्रांत दोनों की विधायिका इन मामलों पर कानून बना सकती है। अगर आपको पता होगा कि सेंटर कभी कभी राज्य विषय पर भी कानून बना सकती है, लेकिन कुछ कंडीशंस में, जैसे आर्टिकल 249, यदि राज्यसभा उपस्थित और मतदान करने वालों के 2/3 से प्रस्ताव पारित करती है तो राज्य सूची के उक्त विषय पर कानून बनाने का अगर आधार राष्ट्रीय हित हो तो उस विषय पर संसद कानून बना सकती है और ऐसा कानून 1 साल के लिए प्रभावी रहता है। आर्टिकल 250 बात करता है जब आपातकाल की उद्घोषणा हो तो संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बना सकती है। आर्टिकल 252 बात करता है यदि 2 या 2 से अधिक राज्य ये प्रस्ताव पारित कर दे कि राज्य सूची के उक्त विषय पर केंद्र उनके लिए कानून बनाए तो केंद्र उक्त विषय पर उनके लिए कानून बना सकता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल कई बार कर बंटवारे में चीज़ें आ जाती हैं या फिर कोई विवाद हो किसी भी चीज़ से, लाइक बाउंड्री डिस्प्यूट हो या फिर जल बंटवारे से रिलेटेड कोई इशू आ जाए या फिर करों के बीच में बंटवारे में कोई इशू आ जाए, तो दोनों राज्य अगर ऐसा कोई कानून पारित कर देता है मिल करके तो फिर केंद्र उनके लिए उस चीज़ पर कानून बनाएगी। इसके अलावा जैसे आर्टिकल 253 है वो बात करता है अंतर्राष्ट्रीय महत्व का कोई मामला हो तो केंद्र राज्य सूची पर कानून बना सकते हैं। जैसे कि कोई फॉरेन कंपनी आई, उसे किसी स्टेट पर कोई अपनी फैक्ट्री या फिर कारखाना खुलवाना है या फिर कोई कंपनी खुलवानी है किसी फॉरेन कंपनी को, मतलब एक ब्रांच खुलवानी है किसी पर्टिकुलर स्टेट पे, तो उस चीज़ से रिलेटेड कानून कौन बनाएगा? सेंटर, आर्टिकल 253 के तहत। इसके अलावा एक और शक्ति होती है अवशिष्ट शक्ति। इसमें वे सभी मामले आते हैं जिनका उल्लेख किसी भी सूची में नहीं हुआ है, ना तो वो केंद्र सूची में आया, ना राज्य सूची में, ना समवर्ती में, तो उन सबको रखा जाता है अवशिष्ट सूची में। जैसे कि साइबर कानून, इन विषयों पर केवल केंद्रीय विधायिका ही कानून बना सकती है। अब हम बात करते हैं सशक्त केंद्रीय सरकार और संघवाद की। अमूमन ऐसा माना जाता है कि भारतीय संविधान द्वारा एक सशक्त केंद्रीय सरकार की स्थापना की गई है। भारत एक महाद्वीप की तरह विशाल तथा अनेकानेक विविधताओं और सामाजिक समस्याओं से भरा है। संविधान निर्माताओं की मान्यता थी कि हमें संघीय संविधान चाहिए जो इन विविधताओं को समेट सके, पर वे एक शक्तिशाली केंद्रीय सरकार की स्थापना भी करना चाहते थे जो विघटनकारी प्रवृत्तियों पर अंकुश रख सके और सामाजिक राजनीतिक परिवर्तन ला सके। स्वतंत्रता के समय केंद्र के लिए ऐसी शक्तियाँ आवश्यक थी क्योंकि उस समय देश में न केवल ब्रिटिश सरकार द्वारा गठित कुछ प्रांत थे बल्कि 500 से ज़्यादा देसी रियासतें भी थीं जिनका या तो पुराने प्रांतों में विलय या नए प्रांतों के रूप में गठन होना था। देश की एकता को बनाए रखने के साथ साथ संविधान निर्माता ये भी चाहते थे कि सामाजिक आर्थिक समस्याओं का समाधान एक शक्तिशाली केंद्रीय सरकार करे और ऐसा करने में उसे राज्यों का सहयोग भी प्राप्त हो, जैसे गरीबी, निरक्षरता और आर्थिक असमानता आदि कुछ ऐसी समस्याएं थी जिनके समाधान के लिए नियोजन और समन्वय बहुत ज़्यादा जरूरी था। इसी प्रकार राष्ट्रीय एकता और विकास की चिंताओं ने संविधान निर्माताओं को एक सशक्त केंद्रीय सरकार बनाने की प्रेरणा भी दी थी। आइए उन संवैधानिक प्रावधानों पर ध्यान देते हैं जो सशक्त केंद्रीय सरकार की स्थापना करते हैं। जैसे किसी भी राज्य के अस्तित्व और उनकी भौगोलिक सीमाओं के स्थायित्व पर संसद का नियंत्रण है। आर्टिकल 3 बात करता है संसद किसी राज्य में उसका राज्य क्षेत्र अलग करके या दो से अधिक राज्यों को मिलाकर एक नए राज्य का निर्माण कर सकती है। वो किसी राज्य की सीमाओं या नाम में परिवर्तन कर सकती है, पर इस शक्ति के दुरुपयोग को रोकने के लिए संविधान पहले प्रभावित राज्य के विधानमंडल को विचार व्यक्त करने का अवसर देती है। जैसे आपको पता होगा कि उत्तरांचल का नाम जो उत्तराखंड रखा गया था वो भी इसी के तहत रखा गया था। संविधान में केंद्र को अत्यंत शक्तिशाली बनाने वाले कुछ आपातकालीन प्रावधान है जो लागू होने पर हमारी संघीय व्यवस्था को एक अत्यधिक केंद्रीकृत व्यवस्था में बदल देते हैं। आपातकाल के दौरान शक्तियाँ कानूनी रूप से केंद्रीकृत हो जाती है। संसद को यह शक्ति भी प्राप्त हो जाती है कि उन विषयों पर कानून बना सके
जो राज्यों के अधिकार क्षेत्र में आता है, जैसे मैंने अभी अभी मेंशन किया था आर्टिकल 249, आर्टिकल 250, 252 एंड 253 में जो जो प्रोविज़न है उनके तहत। सामान्य स्थितियों में भी केंद्र सरकार को अत्यंत प्रभावी वित्तीय शक्तियाँ और उत्तरदायित्व प्राप्त है। सबसे पहले तो आय के प्रमुख संसाधनों पर केंद्र सरकार का नियंत्रण है। इस प्रकार केंद्र के पास आय के अनेक संसाधन हैं और राज्य अनुदान और वित्तीय सहायता के लिए केंद्र पर आश्रित है। दूसरी तरफ स्वतंत्रता के बाद भारत ने तेज आर्थिक प्रगति और विकास के लिए नियोजन को साधन के रूप में प्रयोग किया। नियोजन के कारण आर्थिक फैसले लेने की ताकत केंद्र सरकार के हाथ में सिमट दी गई और केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त योजना आयोग राज्यों के संसाधन प्रबंधन की निगरानी करता है। इसके अलावा केंद्र सरकार अपने विशेषाधिकार का प्रयोग कर राज्यों को अनुदान और ऋण देती है। आर्थिक संसाधनों का ये वितरण असंतुलित माना जाता है और सरकार पर अक्सर ये आरोप लगता है कि ये विरोधी दलों द्वारा शासित राज्यों के प्रति भेदभावपूर्ण रवैया अपनाती है। जैसे आप अभी मतलब एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं, जैसे तमिलनाडु बार बार सेंट्रल गवर्नमेंट पे अभी मतलब ये आरोप लगा रहा है कि वो एनईपी नहीं अपना रहा है, इसीलिए उसको अन्य स्कीम से जुड़ी योजनाओं का कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा रहा है। लाइक जैसे पीएम श्री हो गया, तो उसको उसका फ़ायदा नहीं मिल रहा। क्यों? क्योंकि वो एनईपी को नहीं अपना रहा है। लेकिन केंद्र सरकार बोलती है कि अगर कोई एनईपी पे एमओयू पर सिग्नेचर करेगा तभी जा कर के उसको बाकी की स्कीम की भी सुविधाएं मिलेंगी। तो इस प्रकार कई बार टकराव भी होता है। तो हम जरा बात करते हैं केंद्र और राज्यों के बीच में करों का बंटवारा होता कैसे है। जैसे सबसे पहले कुछ कर ऐसे होते हैं जो केंद्र लगाता है और केंद्र उद्ग्रहित करता है और केंद्र के पास जाता है, यानी कि सेंटर लगाएगा, सेंटर वसूलेगा और सेंटर के पास जाएगा। इनमें आते हैं जैसे कॉरपोरेशन टैक्स और कस्टम ड्यूटी टैक्स। दूसरा एग्जाम्पल हो गया, जैसे कुछ ऐसे टैक्स होते हैं जिन्हें सेंटर लगाएगा, सेंटर वसूलेगा, लेकिन ये सेंटर और स्टेट के बीच में बढ़ जाएगा। तो इनमें आते हैं लाइक जैसे इनकम टैक्स एंड सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। इनमें सिर्फ सौंदर्य प्रसाधन और दवाइयों को छोड़ करके बाकी सारी चीज़ों पर ये लगता है। एक्साइज ड्यूटी मतलब होता है केंद्रीय उत्पाद शुल्क। इसके अलावा जो तीसरा टाइप का होता है उसमें आता है जैसे कुछ मतलब सेंटर लगाएगा, सेंटर वसूलेगा और ये जाएगा राज्यों के पास। तो इसमें आता है जैसे अंतर्राज्यीय व्यापार, यानी कि कुछ ऐसे होते हैं कि एक राज्य से दूसरे राज्य में कोई व्यापार हो रहा होगा तो उस पर टैक्स लगता है। इसके अलावा समाचार पत्रों पर कर हो गया, या फिर रेल भाड़ा या फिर माल भाड़ा पर कर हो गया, या फिर विज्ञापनों यानी कि एडवर्टाइजमेंट पर कोई कर लगाना हो तो वो सेंटर लगाएगा, सेंटर वसूलेगा, लेकिन ये स्टेट के पास जाएगा। और इसके अलावा जैसे हवाई यात्रा हो गई या फिर समुद्री यात्रा पर कर है तो उस पर भी इसी प्रकार से कर लगता है और आवंटित होता है, क्योंकि ये सारे होते हैं अंतर्राज्यीय कर। कुछ कर केंद्र लगाता है और स्टेट वसूलेगा और स्टेट के पास ही जाएगा। इसमें आता है स्टाम्प ड्यूटी, संपत्ति के उत्तराधिकार पर कर, और सौंदर्य प्रसाधन और दवाइयों पर उत्पाद शुल्क। इसके अलावा कुछ कर राज्य लगाता है, राज्य वसूलता है और राज्य के पास ही जाएगा। मतलब इसमें आता है लाइक जैसे कृषि पर आयकर, बिक्री कर, चुंगी कर, आबकारी कर, गृह कर, मनोरंजन कर, पथ कर और वाहन कर आदि। तो इस प्रकार से कुछ कर लगाए जाते हैं और उनमें कैसे करके वितरण होता है आप समझ गए होंगे। जैसा कि हम आगे पढ़ेंगे, राज्य के राज्यपाल को ये शक्ति प्राप्त है कि वो राज्य सरकार को हटाने और विधानसभा भंग करने की सिफारिश राष्ट्रपति को भेज सके। इसके अतिरिक्त सामान्य परिस्थिति में भी राज्यपाल को ये शक्ति प्राप्त होती है विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित कर सके। इससे केंद्र सरकार को यह अवसर मिल जाता है कि वो किसी राज्य में कानून निर्माण में देरी कर सके और यदि चाहे तो ऐसे विधेयकों की परीक्षा उन पर निषेधाधिकार यानी कि वीटो का प्रयोग करके उसे पूरी तरह नकार दें। ऐसी परिस्थितियां आ सकती है जब केंद्र सरकार द्वारा राज्य सूची के विषय पर कानून बनाना आवश्यक हो जाए, पर ऐसा करने के लिए पहले राज्यसभा की अनुमति लेना जरूरी होता है। संविधान में साफ साफ कहा गया है कि केंद्रीय कार्यपालिका की शक्ति प्रादेशिक कार्यपालिका की शक्ति से ज़्यादा होगी। इसके अतिरिक्त केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है, जैसे कुछ उल्लिखित प्रावधान है जो कि इसे स्पष्ट कर सकते हैं। जैसे कि आर्टिकल 257 का जो फर्स्ट क्लॉज है बात करते हैं, प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन न हो या फिर उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी भी राज्य के ऐसे निर्देश देने तक होगा जो भारत सरकार को इस नियोजन के लिए या फिर प्रयोजन के लिए आवश्यक प्रतीत हो।
आपने कार्यपालिका से संबंधित अध्याय में देखा होगा कि हमारी प्रशासकीय व्यवस्था इकहरी है। अखिल भारतीय सेवाएं पूरे देश के लिए हैं और इसमें चयनित पदाधिकारी राज्यों के प्रशासन में काम करते हैं। अतः जिलाधीश के रूप में काम करने वाले भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी या पुलिस कमिश्नर के रूप में कार्यरत भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों पर केंद्र सरकार का नियंत्रण होता है। राज्य न तो उनके विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकता है, न ही उन्हें सेवा से हटा सकता है। संविधान के 2 अन्य अनुच्छेद आर्टिकल 33 और 34 संघ सरकार की शक्ति को उस स्थिति में काफ़ी बढ़ा देते हैं जब देश के किसी क्षेत्र में सैनिक शासन या फिर मार्शल लॉ लागू हो जाए। ये प्रावधान संसद को इस बात का अधिकार देते हैं कि ऐसी स्थिति में वो केंद्र या फिर राज्य के किसी भी अधिकारी के द्वारा शांति व्यवस्था बनाए रखने या उसकी बहाली के लिए किए गए किसी भी कार्य को कानूनन जायज़ करार दे सके। इसी के अंतर्गत सशस्त्र बल विशेष शक्ति अधिनियम का निर्माण किया जाए। इससे कभी कभी जनता और सशस्त्र बलों के आपसी तनाव भी हुआ है। जैसे आप देखते होंगे इसके तहत एक एक्ट भी बना, यूएपीए एक्ट। तो इसमें कई बार क्या होता है कि जो सैनिक होते हैं या फिर सेना होती है, वो संदेह के आधार पर बिना वारंट के किसी को भी गिरफ्तार कर सकती है या फिर अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकती है किसी से भी रिलेटेड। लेकिन इसमें कई बार क्या होता है, संदेह के आधार पर भी, तो कई बार इसमें जो जनता है और सेना उनके बीच में भी टकराव देखने को मिलता है। भारतीय संघीय व्यवस्था में तनाव। पिछले पृष्ठों में हमने पढ़ा कि संविधान ने केंद्र को बहुत अधिक शक्तियां प्रदान की है। यद्यपि संविधान विभिन्न क्षेत्रों की अलग अलग पहचान को मान्यता देता है, लेकिन फिर भी वो केंद्र को ज़्यादा शक्ति देता है। एक बार जब राज्य की पहचान के सिद्धांत को मान्यता मिल जाती है, तभी ये स्वाभाविक ही है कि पूरे देश के शासन में और अपने शासकीय क्षेत्र में राज्यों द्वारा और ज़्यादा शक्ति तथा भूमिका की मांग उठाई जाए। इसी कारण राज्य ज़्यादा शक्ति की मांग करते हैं। समय समय पर राज्यों ने ज़्यादा शक्ति और स्वायत्ता देने की मांग भी उठाई है। जिससे कई राज्य डिमांड करते हैं कि उन्हें अनुसूची 5 में या फिर अनुसूची 6 में डाल दिया जाए। जैसे कि लद्दाख भी कुछ टाइम पहले डिमांड कर रहा था अनुसूची 6 में जाने के लिए, लेकिन ये पॉसिबल नहीं था क्योंकि जो अनुसूची 6 है वो सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के लिए बनाई गई है। इससे केंद्र राज्यों के बीच संघर्ष और विवादों का भी जन्म होता है। केंद्र राज्य या विभिन्न राज्यों के आपसी कानूनी विवादों का समाधान न्यायपालिका करती है, लेकिन स्वायत्तता की मांग एक राजनीतिक सवाल है जिसे आपसी बातचीत द्वारा ही हल किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं जरा केंद्र और राज्य संबंध के बारे में। संविधान तो मात्र एक फ्रेमवर्क या फिर ढांचा है। इस पर ईंट गारा सुर्खी चूना चढ़ाने का काम राजनीति की वास्तविकताओं द्वारा होता है। अतः भारतीय संघवाद पर राजनीतिक प्रक्रिया की परिवर्तनशील प्रकृति का काफ़ी प्रभाव पड़ा है। 1950 तथा 1960 के दशक के प्रारंभिक वर्षों में जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संघीय व्यवस्था की नींव रखी थी। इस दौरान केंद्र और राज्यों में कांग्रेस का वर्चस्व था। नए राज्यों के गठन की मांग के अलावा केंद्र और राज्य के बीच संबंध शांतिपूर्ण और सामान्य रहे। राज्यों को आशा थी कि वे केंद्र से प्राप्त वित्तीय अनुदानों से विकास कर सकेंगे। इसके अतिरिक्त केंद्र द्वारा सामाजिक आर्थिक विकास के लिए बनाई गई नीतियों के कारण भी राज्यों को काफ़ी आशा बंधी थी। 1960 के दशक के बीच कांग्रेस के वर्चस्व में कुछ कमी आई और अनेक राज्यों में विरोधी दल सत्ता में आ गए। इससे राज्यों की और ज़्यादा शक्ति और स्वायत्ता देने की मांग बलवती हुई। इस मांग के पीछे प्रमुख कारण ये था कि केंद्र और राज्यों में भिन्न भिन्न दल सत्ता में थे। अतः राज्यों की सरकारों ने केंद्र की कांग्रेसी सरकार द्वारा किए गए अवांछनीय हस्तक्षेपों का विरोध करना शुरू किया। कांग्रेस के लिए भी विरोधी दलों द्वारा शासित राज्यों से संबंध की तालमेल की बात पहले जैसे आसान नहीं रही थी। इस विचित्र राजनीतिक संदर्भ में संघीय व्यवस्था के अंदर स्वायत्तता की अवधारणा को लेकर वाद विवाद छिड़ गया। आखिरकार 1990 के दशक से कांग्रेस के वर्चस्व काफ़ी कुछ खत्म हो गया और हमने केंद्र में गठबंधन राजनीति के युग में प्रवेश किया। राज्यों में भी विभिन्न राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दल सत्तारूढ़ हुए। इससे राज्यों का राजनीतिक कद बढ़ा, विविधता का आदर हुआ और एक मंजे हुए संघवाद की शुरुआत हुई। इस तरह दूसरे दौर में स्वायत्तता का मसला राजनीतिक रूप से सरगर्म हुआ। अब हम बात करते जरा स्वायत्तता की मांग की। समय समय पर अनेक राज्यों और राजनीतिक दलों ने राज्यों को केंद्र के मुकाबले ज़्यादा स्वायत्तता देने की मांग उठाई, लेकिन विभिन्न राज्यों और दलों के लिए स्वायत्तता का अलग अलग मतलब हो सकता है। कभी कभी इन मांगों के पीछे की ये इच्छा होती है कि शक्ति विभाजन को राज्यों के पक्ष में बदला जाए तथा राज्यों को ज़्यादा तथा महत्वपूर्ण अधिकार दिए जाए। समय समय पर अनेक राज्यों जैसे कि तमिलनाडु, पंजाब और पश्चिम बंगाल और दलों द्रमुक, अकाली दल और माकपा ने स्वायत्तता की मांग की थी। एक अन्य मांग यह है कि राज्यों के पास आय के स्वतंत्र साधन होने चाहिए और संसाधनों पर उनका ज़्यादा नियंत्रण होना चाहिए। इसे वित्तीय स्वायत्तता भी कहते हैं। 1977 में पश्चिमी बंगाल की वामपंथी सरकार ने केंद्र राज्य संबंधों को पुनर्परिभाषित करने के लिए एक दस्तावेज प्रकाशित किया। तमिलनाडु और पंजाब की स्वायत्तता की मांगों को भी ज़्यादा वित्तीय अधिकार हासिल करने की मंशा छुपी हुई थी।
स्वायत्तता की मांग का तीसरा पहलू होता है प्रशासकीय शक्तियों से संबंधित। विभिन्न राज्य प्रशासनिक तंत्र पर केंद्रीय नियंत्रण से नाराज रहते हैं। इसके अतिरिक्त स्वायत्तता की मांग सांस्कृतिक और भाषाई मुद्दों से भी जुड़ी होती है। जैसे तमिलनाडु में हिंदी के वर्चस्व का विरोध और पंजाब में पंजाबी भाषा और संस्कृति के प्रोत्साहन की मांग इसके कुछ उदाहरण हैं। जैसा आप अभी मैंने तमिलनाडु का एक एग्जाम्पल बताया था एनईपी। तो एनईपी में क्या चल रहा है कि पहले से 2 लैंग्वेज मॉडल पे वहाँ पे काम हो रहा है, तमिल और इंग्लिश। लेकिन जो एनईपी है वो बात करते हैं क्षेत्रीय भाषा की, तमिल की और इंग्लिश की, जो कि तमिलनाडु नहीं अपनाना चाहता क्षेत्रीय भाषा वाले मॉडल को। वो सिर्फ तमिल और इंग्लिश वाले मॉडल पर ही काम करना चाहता है। तो कहीं ना कहीं इस वजह से भी वो अपनी स्वायत्तता की मांग करता रहता है। इस मामले में कुछ राज्य ऐसा महसूस करते हैं कि हिंदी भाषी क्षेत्रों का अन्य क्षेत्रों पर वर्चस्व है। दरअसल 1960 के दशक में तो कुछ राज्यों में हिंदी को लागू करने के विरोध में आंदोलन भी हुए थे। जैसे आपको पता होगा, इसका एक और उदाहरण हम देख सकते हैं। जैसे जब 1947 में भारत की स्वतंत्रता के समय जो आकाशवाणी शब्द यूज किया गया था हिंदी में, तो उस पर भी काफ़ी ज़्यादा दंगे हुए थे। राज्यपाल की भूमिका तथा राष्ट्रपति शासन। राज्यपाल की भूमिका केंद्र और राज्यों के बीच हमेशा ही विवाद का विषय रही है। राज्यपाल निर्वाचित पदाधिकारी नहीं होता। अधिकतर राज्यपाल सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी, लोक सेवक या फिर राजनीतिज्ञ हुए हैं। फिर राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा होती है। अतः राज्यपाल के फैसलों को अक्सर राज्य सरकार के कार्यों में केंद्र सरकार के हस्तक्षेप के रूप में भी देखा जाता है। जब केंद्र और राज्य में अलग दल सत्तारूढ़ होते हैं तब राज्यपाल की भूमिका और ज़्यादा विवादास्पद हो जाती है। केंद्र राज्य संबंधों से जुड़े मसलों की पड़ताल के लिए केंद्र सरकार द्वारा 1983 में एक आयोग बनाया गया। इस आयोग को कहा गया सरकारीय आयोग। इस आयोग ने 1998 में अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की कि राज्यपालों की नियुक्ति अनिवार्य तथा निष्पक्ष होकर की जानी चाहिए। एक और कारण से राज्यपालों की शक्ति और भूमिका विवादास्पद हो गई। संविधान के सर्वाधिक विवादास्पद प्रावधानों में से एक आर्टिकल 356 यानी कि संवैधानिक तंत्र की विफलता के आधार पर राष्ट्रपति शासन। इसके द्वारा राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू होता है। इस प्रावधान को किसी भी राज्य में तब लागू करता है जब कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई हो कि उस राज्य का शासन इस संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता। परिणाम स्वरूप संघीय सरकार राज्य सरकार का अधिग्रहण कर लेती है। इस विषय पर राष्ट्रपति द्वारा जारी उद्घोषणा को संसद की स्वीकृति प्राप्त करना जरूरी होता है और राष्ट्रपति शासन को अधिकतम 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है। राज्यपाल को अधिकार है कि वो राज्य सरकार को बर्खास्त करने तथा राज्य विधानसभा को निलंबित या फिर विघटित करने की अनुशंसा कर सके। इससे अनेक विवाद भी पैदा हुए। जैसे कुछ मामलों में राज्य सरकारों को विधायिका में बहुमत होने के बाद भी बर्खास्त किया गया। 1959 में केरल में और 1967 के बाद अनेक राज्यों में बहुमत की परीक्षा के बिना ही सरकारों को बर्खास्त कर दिया गया था। कुछ मामले सर्वोच्च न्यायालय में भी गए। कुछ सर्वोच्च न्यायालय ने फैसलों में दिया कि राष्ट्रपति शासन लागू करने के निर्णय की संवैधानिकता की जांच पड़ताल न्यायालय कर सकता है। राष्ट्रीय आंदोलन ने 1967 तक अनुच्छेद 356 का अत्यंत सीमित प्रयोग किया गया। 1967 के बाद अनेक राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकारें बनी, जबकि केंद्र में सत्ता कांग्रेस के पास रही। केंद्र ने अनेक अवसरों पर इसका प्रयोग राज्य सरकारों को बर्खास्त करने के लिए किया या फिर उसने राज्यपाल के माध्यम से बहुमत दल या गठबंधन को सत्तारूढ़ होने से रोका। जैसे कि 1980 के दशक में केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश और जम्मू कश्मीर की निर्वाचित सरकारों को बर्खास्त किया था। अब जरा बात करते हैं नवीन राज्यों की मांग की। हमारी संघीय व्यवस्था में नवीन राज्यों के गठन की मांग को लेकर भी तनाव रहा है। जैसे कि राष्ट्रीय आंदोलन ने अखिल भारतीय राष्ट्रीय एकता को ही नहीं बल्कि समान भाषा, क्षेत्र, संस्कृति के आधार पर भी एकता को जन्म दिया है। हमारा राष्ट्रीय आंदोलन लोकतंत्र के लिए भी आंदोलन था। अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान ये भी तय किया गया कि यथासंभव समान संस्कृति और भाषा के आधार पर राज्यों का गठन होगा। इससे स्वतंत्रता के बाद भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की मांग की गई। इसका सबसे ज़्यादा बेटर आप एग्जाम्पल देख सकते हो, बेलगामी जो मुद्दा चल रहा है। यानी कि जो बेलगाम है एक गांव है ये कर्नाटक का, तो ये बसा हुआ है महाराष्ट्र और कर्नाटक के बाउंड्री पर। तो यहाँ पर क्या होता है, जो बेलगामी गांव है महाराष्ट्र क्लेम करता है कि यहाँ पर मराठी बोलने वाले ज़्यादा हैं तो उसको महाराष्ट्र में ऐड कर दिया जाना चाहिए, जबकि कर्नाटक बात करता है कि रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के तहत कर्नाटक में शामिल किया गया था। तो कई बार आप देखते होंगे यहाँ पर सीमा विवाद भी होता रहता है इन दोनों राज्यों के बीच में। इससे
स्वतंत्रता के बाद भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की मांग उठी थी। दिसंबर 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई, जिसने प्रमुख भाषाई समुदायों के लिए भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की सिफारिश की थी। 1956 में कुछ राज्यों का पुनर्गठन हुआ, इससे भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की शुरुआत हुई और ये प्रक्रिया अभी भी जारी रही है। 1960 में गुजरात और महाराष्ट्र का गठन हुआ। 1966 में पंजाब और हरियाणा को अलग अलग किया गया। बाद में पूर्वोत्तर के राज्यों का पुनर्गठन किया गया और नए राज्यों जैसे मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का भी जन्म हुआ। नए राज्य बनाने की मांग को पूरा करने तथा अधिक प्रशासकीय सुविधा के लिए कुछ बड़े राज्यों का विभाजन 2000 में किया गया, जैसे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार को विभाजित कर 3 नए राज्य जैसे छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड बनाए गए। 2014 में आंध्र प्रदेश का विभाजन कर तेलंगाना राज्य का गठन हुआ। कुछ क्षेत्र और भाषाई समूह अभी भी अलग राज्य के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जैसे कि महाराष्ट्र में विदर्भ। अंतर्राज्यीय विवाद। यहाँ एक और राज्य अधिक स्वायत्तता और आय के स्रोतों पर अपनी हिस्सेदारी के सवाल पर केंद्र के विवाद की स्थिति में रहती है। वहीं दूसरी ओर संघीय व्यवस्था में 2 या 2 से अधिक राज्यों में आपसी विवाद के भी अनेक उदाहरण मिलते हैं। ये सच है कि कानूनी विवादों में न्यायपालिका पंच की भूमिका निभाती है, लेकिन इन विवादों का स्वरूप मात्र कानूनी नहीं होता। इन विवादों के राजनीतिक पहलू भी होते हैं, तो इनका सर्वोत्तम समाधान केवल विचार विमर्श और पारस्परिक विश्वास के आधार पर ही हो सकता है। आमतौर पर 2 प्रकार के गंभीर विवाद पैदा होते हैं। इसमें से है एक सीमा विवाद। राज्य प्रायः पड़ोसी राज्यों के भूभाग पर अपना दावा पेश करते हैं। यद्यपि राज्यों की सीमाओं का निर्धारण भाषाई आधार पर किया गया है, लेकिन सीमावर्ती क्षेत्रों पर एक से अधिक भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, अतः इस विवाद को केवल भाषाई आधार पर नहीं सुलझाया जा सकता। ऐसा ही एक पुराना विवाद है महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच बेलगाम को लेकर। ये 1956 से आज तक चला आ रहा है, मतलब 2006 में सुप्रीम कोर्ट में भी ये केस किया था, लेकिन आज तक भी ये केस सॉल्व नहीं हो पाया। पंजाब से हरियाणा को अलग करने पर उनके बीच न केवल सीमावर्ती क्षेत्रों को लेकर बल्कि राजधानी चंडीगढ़ को लेकर भी विवाद है। चंडीगढ़ इन दोनों राज्यों की राजधानी है। 1985 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पंजाब के नेताओं से इस विषय पर कुछ सहमति बनी थी। इसके अनुसार चंडीगढ़ को पंजाब को हस्तांतरित किया जाना था, पर अभी तक ऐसा हो नहीं पाया। जहां सीमा संबंधी विवादों का स्वरूप भावनात्मक होता है, वहीं नदियों के जल के बंटवारे को लेकर होने वाले विवाद की प्रकृति गंभीर है, क्योंकि ये संबंधित राज्यों में पीने की पानी और कृषि की समस्या से भी जुड़ा है। आपने कावेरी जल विवाद के बारे में भी सुना होगा। ये तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में एक प्रमुख विवाद है। दोनों राज्यों के किसान कावेरी के जल पर निर्भर हैं। यद्यपि इसे सुलझाने के लिए एक जल विवाद न्यायाधिकरण है, फिर भी ये दोनों राज्य इसे सुलझाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की शरण में गए। ऐसा ही एक विवाद नर्मदा जल के बंटवारे को लेकर गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच में भी है। नदियां हमारे प्रमुख संसाधन है, इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय जल विवाद में राज्यों के धैर्य और सहयोग भावना की परीक्षा भी हो जाती है। अब हम बात करते हैं कुछ विशिष्ट प्रावधानों की, जैसे कि भारतीय संघवाद की सबसे नायाब विशेषता यह है कि अनेक राज्यों के साथ थोड़ा अलग व्यवहार किया जाता है। जैसे विधायिका का अध्ययन करते समय हमने पढ़ा था कि प्रत्येक राज्य का आकार, जनसंख्या भिन्न भिन्न होने के कारण उन्हें राज्यसभा में अलग प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाता है, असमान प्रतिनिधित्व। जैसे सबसे ज़्यादा जो राज्यसभा का प्रतिनिधित्व है वो यूपी को है, लगभग 31 सीट। जहां छोटे से छोटे राज्य को भी न्यूनतम प्रतिनिधित्व अवश्य प्रदान किया गया, वहीं इस व्यवस्था से ये भी सुनिश्चित किया गया कि बड़े राज्यों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिनिधित्व मिल सके जनसंख्या के आधार पर। शक्ति के बंटवारे की योजना के तहत संविधान प्रदत्त शक्तियां सभी राज्यों को समान रूप से प्राप्त है, लेकिन कुछ राज्यों के लिए उनकी विशिष्ट सामाजिक और ऐतिहासिक परिस्थितियों के अनुरूप संविधान कुछ विशेष अधिकारों की व्यवस्था करता है। ऐसे अधिकतर प्रावधान पूर्वोत्तर राज्य जैसे असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम आदि के लिए, जहाँ विशिष्ट इतिहास और संस्कृति वाली जनजातीय बहुल जनसंख्या निवास करती है। आपको पता होगा जो अनुसूची 5 और अनुसूची 6 है वो भी इनसे संबंधित प्रावधान करते हैं। जैसे 5 है वो जनजातीय प्रशासन की बात करते हैं, और जो अनुसूची 6 है उसमें भी जैसे मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा आदि मतलब जो राज्य उनके लिए बात की गई है। यहाँ के निवासी अपनी संस्कृति तथा इतिहास को बनाए रखना चाहते हैं, आर्टिकल 371 के तहत। बहरहाल ये प्रावधान इस क्षेत्र के कुछ भागों में अलगाववाद और सशस्त्र विद्रोह को रोकने में सफल नहीं हो पाए। ऐसे ही कुछ विशिष्ट प्रावधान पहाड़ी राज्य, हिमाचल प्रदेश तथा अन्य राज्यों जैसे आंध्र प्रदेश,
गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, सिक्किम और तेलंगाना के लिए भी हैं। जम्मू और कश्मीर विशेष दर्जे वाला और अन्य राज्य जम्मू और कश्मीर JNK अनुच्छेद 370 था। जम्मू और कश्मीर बड़े रजवाड़ों में से एक था जिसके पास भारत या पाकिस्तान से जुड़ने या फिर स्वतंत्र रहने का विकल्प था। लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के तुरंत बाद अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान ने अपनी ओर से कश्मीर पर कब्जा करने के लिए कबायली घुसपैठिए भेजे। इसने महाराजा हरि सिंह को भारत से मदद लेने के लिए मजबूर किया और वे भारतीय संघ में सम्मिलित हो गए। पश्चिमी और पूर्वी भागों में कई मुस्लिम बहुल क्षेत्र पाकिस्तान में मिल गए, परंतु जम्मू और कश्मीर एक अपवाद था। इन परिस्थितियों के अंतर्गत संविधान द्वारा उसे बहुत अधिक स्वायत्तता दी गई। आर्टिकल 370 के तहत संघ और समवर्ती सूचियों में उल्लेखित मामलों में कोई कानून बनाने के लिए राज्य की सहमति की आवश्यकता थी। यह अन्य राज्यों की स्थिति से भिन्न था। दूसरे राज्यों के मामले में शक्तियों का बंटवारा जैसे कि 3 सूचियों में दिया गया था स्वतः ही लागू होता है, यानी कि केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, इनमें स्वतः ही लागू हो जाता है। जम्मू और कश्मीर के मामले में केंद्र सरकार के पास मात्र सीमित शक्तियां थी और संघ सूची तथा समवर्ती सूची में दी गई अन्य शक्तियों को केवल राज्य की सहमति से ही उपयोग में लाया जा सकता था। इसने जम्मू और कश्मीर राज्य को और ज़्यादा अधिक स्वायत्तता प्रदान की थी। पहले एक संवैधानिक प्रावधान था कि जो राष्ट्रपति को राज्य सरकार की सहमति से स्पष्ट करने की अनुमति देता था कि राज्य पर संघ सूची के कौन से भाग लागू होने चाहिए, और राष्ट्रपति ने जम्मू और कश्मीर की सरकार की सहमति से 2 संवैधानिक आदेश जारी किए थे जिससे संविधान के बड़े हिस्से को राज्य में लागू कर दिया गया। परिणाम स्वरूप यद्यपि जम्मू और कश्मीर का अलग संविधान और झंडा था, संघ सूची के विषय पर कानून बनाने की संसद की शक्ति को पूर्ण रूप से स्वीकार कर लिया गया था। अन्य राज्यों में जम्मू और कश्मीर में शेष भिन्नताएं ये थी कि जम्मू और कश्मीर की राज्य सहमति के बिना आंतरिक अशांति के कारण आपातकाल की घोषणा भी नहीं की जा सकती थी। केंद्र सरकार राज्य में वित्तीय आपातकाल नहीं लगा सकती थी और जम्मू और कश्मीर में नीति निर्देशक सिद्धांत भी लागू नहीं होते थे। भारतीय संविधान में संशोधन आर्टिकल 368 के तहत जम्मू और कश्मीर की सरकार की सहमति से ही लागू किए जा सकते थे। वर्तमान में 370 के अंतर्गत दिया गया विशेष दर्जा अस्तित्व में नहीं। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 द्वारा राज्यों को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में विभाजित कर दिया गया। यह नई व्यवस्था 31 अक्टूबर 2019 से प्रभावी हुई थी। अब हम चैप्टर के कंक्लूजन पे बात करेंगे। संघवाद एक इंद्रधनुष की भांति होता है जहाँ प्रत्येक रंग का अलग अस्तित्व होता है, लेकिन वे सभी रंग मिलकर के एक सुंदर और सद्भावपूर्ण दृश्य उपस्थित करते हैं। जैसे संघीय व्यवस्था केंद्र और राज्यों के बीच संतुलन बनाए रखने का कठिन काम करती है। कोई भी कानूनी या फिर संस्थानिक फॉर्मूला संघीय व्यवस्था के सुचारू रूप से काम करने की गारंटी नहीं दे सकता। इसकी सफलता के लिए जनता और राजनीतिक प्रक्रिया को पारस्परिक विश्वास, सहनशीलता तथा सहयोग की भावना पर आधारित कुछ गुणों, मूल्यों और संस्कृति का विकास भी करना चाहिए। संघवाद एकता और अनेकता दोनों का आदर करता है। अनेकता और विविधताओं को समाप्त कर राष्ट्रीय एकता के लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता। ऐसी बाध्यकारी एकता वास्तव में और ज़्यादा सामाजिक संघर्ष तथा अलगाव को जन्म देती है, जो अंत में एकता को ही नष्ट कर देती है। विभिन्नताओं और स्वायत्तता की मांगों के प्रति संवेदनशील तथा उत्तरदायी राजनीतिक व्यवस्था ही सहयोगी संघवाद का एकमात्र आधार हो सकती है। अब आपके लिए कुछ होमवर्क, आप चाहे तो इन क्वेश्चंस पर आंसर लिख सकते हैं। जैसे कि जो पहला क्वेश्चन है, उत्तर भारत के प्रदेशों जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा बिहार के अधिकांश लोग हिंदी बोलते हैं। यदि इन सभी प्रांतों को मिलाकर एक प्रदेश बना दिया जाए तो क्या ऐसा करना संघवाद के विचार से संगत होगा? अपने तर्क दीजिए। या फिर भारतीय संविधान की ऐसी 4 विशेषताओं का उल्लेख करें जिसमें प्रादेशिक सरकार की अपेक्षा केंद्रीय सरकार को ज़्यादा शक्ति प्रदान की गई है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन, बहुत से प्रदेश राज्यपालिका की भूमिका को लेकर नाखुश क्यों हैं? या फिर ज़्यादा स्वायत्तता की चाह में प्रदेशों ने क्या मांगे उठाई हैं? और लास्ट क्वेश्चन, क्या कुछ प्रदेशों में शासन के लिए विशेष प्रावधान होने चाहिए? क्या इससे दूसरे प्रदेशों में नाराजगी पैदा होगी? क्या इन विशेष प्रावधानों के कारण देश के विभिन्न क्षेत्रों के बीच एकता मजबूत करने में मदद मिलती है? तो मुझे लगता है आज का चैप्टर आप समझ गए होंगे। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ पर जाकर क्लासेस अपडेट ले सकते हैं, साथ में आपको PDF भी मिल जाएगी। और अगर आपको NCERT पढ़ने का टाइम नहीं मिल पा रहा है तो आप इसे फ्री टाइम में सुन सकते हैं। थैंक्स टू वॉचिंग।